गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हम बिजनेस के एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि एक विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। हाँ, विरोधाभास ये सही शब्द है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हर कामयाब कंपनी के लिए जरूरी है, लेकिन जो जो लगभग हमेशा गलत साबित होती है। हम बात कर रहे हैं बिजनेस फोरकास्टिंग की। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि अगर ये गलत ही होती है तो फिर कंपनियां इस पर करोड़ों रुपए और हजारों घंटे क्यों खर्च करती हैं? आज की हमारी इस चर्चा का मिशन यही गुत्थी सुलझाना है। हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट पर कुछ बेहतरीन लेख हैं, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए हम सब जानते हैं कि फोरकास्टिंग का मतलब है भविष्य का अनुमान लगाना। लेकिन बिजनेस की दुनिया में ये सिर्फ गूगल पर मौसम देखने जैसा तो नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में होता क्या है? ये उससे कहीं ज्यादा है। आसान भाषा में कहें तो बिजनेस फोरकास्टिंग अतीत और आज के डेटा को देखकर भविष्य का एक पढ़ा लिखा अंदाजा लगाने का तरीका है। एक पढ़ा लिखा अंदाजा? हाँ, मतलब अगले 3 महीनों में हमारी बिक्री कितनी होगी, जी। या त्योहारों के मौसम में हमारे प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी या घटेगी। इन सवालों के जवाब ढूंढने की एक सिस्टमैटिक कोशिश। एक सिस्टमैटिक कोशिश, मुझे ये शब्द पसंद आया। लेकिन यहीं पर वो विरोधाभास फिर से आ जाता है। मैनेजमेंट गुरु हेनरी फ्योल ने कहा था, फोरकास्टिंग प्रबंधन का सार है। जी। मतलब मैनेजमेंट का दिल है फोरकास्टिंग। पर अगर ये दिल ज्यादातर समय गलत धड़कता है तो फिर कंपनी चल कैसे रही है? क्योंकि फोरकास्टिंग का असली जादू भविष्य को सही सही बताने में नहीं है। अच्छा। इसका असली फायदा तो पूरी कंपनी को एक साथ एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर करने में है। ये दिलचस्प है। इस बात को थोड़ा और खोलिए। जरूर। आप सोचिए कि एक स्मार्टफोन कंपनी है, वो एक नया मॉडल लॉन्च करने वाली है। ठीक है। अब सेल्स टीम कहती है हम 10 लाख फोन बेचेंगे। प्रोडक्शन टीम कहती है अरे नहीं, हमारे हिसाब से तो 5 लाख ही बिकेंगे, हम उतने ही बनाएंगे। और फाइनेंस टीम का कुछ और ही कहना होगा। हाँ, और फाइनेंस टीम कहती है हमारे पास तो सिर्फ 3 लाख फोन बनाने का बजट है। अब क्या होगा? पूरी तरह से अराजकता, कोई तालमेल ही नहीं होगा। बिल्कुल, यही फोरकास्टिंग काम आती है। जब सब मिलकर एक नंबर पर सहमत होते हैं, मान लीजिए 7 लाख फोन, तो पहली बार वो सब एक ही भाषा में बात कर रहे होते हैं। हाँ हाँ। लड़ाई मेरा क्या से हटकर हमारा क्या पर आ जाती है। सेल्स टीम को पता है कि उन्हें 7 लाख का टारगेट पूरा करना है। प्रोडक्शन टीम को पता है कि उन्हें उतने फोन बनाने हैं। और फाइनेंस टीम उसी हिसाब से बजट जारी करती है। मतलब पूर्वानुमान सही हो या गलत, वो बात की बात है। बिल्कुल। पहला काम तो यह है कि कंपनी के सारे भैये एक तरह से एक ही दिशा में। एक ही दिशा में घूमने लगे। एकदम सही। पूर्वानुमान एक साझा लक्ष्य बना देता है। अच्छा। इसने अनिश्चितता को खत्म नहीं किया, लेकिन इसने अंदरूनी कंफ्यूजन को खत्म कर दिया। यही फ्योल का मतलब था। ये प्रबंधन का सार है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन की नींव रखता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आई। लेकिन ये नंबर आता कहाँ से है?
मतलब ये सिर्फ मीटिंग में बैठकर तय तो नहीं हो जाता होगा, आपने सिस्टमैटिक कोशिश की बात की थी। हाँ, तो इसमें किस तरह के तरीके इस्तेमाल होते हैं? इसमें कई तरह के सांख्यिकीय उपकरण यानी स्टैटिस्टिकल टूल्स इस्तेमाल होते हैं। कुछ बहुत आसान होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज, ये क्या होता है? बहुत सरल है। मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि अगले महीने कितनी आइसक्रीम बिकेगी। ठीक है। तो आप पिछले 3 महीनों की औसत बिक्री देख लेते हैं। मान लीजिए 1000, फिर 1100 और 1200 कब बिके। तो औसत हुआ 1100। हाँ, तो आपका सीधा साधा पूर्वानुमान है कि अगले महीने भी 1100 कब बिकेंगे। ये बहुत बेसिक है। और मुश्किल तरीके और कुछ बहुत जटिल भी हो सकते हैं, जहां एआई मॉडल मौसम, त्योहार, प्रतिस्पर्धियों की कीमतें और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड्स का भी विश्लेषण करते हैं। अरे वाह। जैसे अगर इंस्टाग्राम पर कोई सेलिब्रिटी आपकी आइसक्रीम खाते हुए फोटो डाल दे, तो एआई शायद अचानक बिक्री में उछाल का अनुमान लगा ले। सही बात है। तो ये सिर्फ बिक्री का अनुमान नहीं है, ये मांग, उत्पादन, फाइनेंस, यहाँ तक कि पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा का भी अनुमान लगाता है। तो ये सिर्फ डे टू डे के काम को सुचारू बनाने के लिए नहीं है, बल्कि बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में भी मदद करता होगा। बिल्कुल, ये इसका दूसरा और शायद सबसे बड़ा फायदा है, रणनीतिक निर्णय लेना। आपको ज़ारा का उदाहरण याद है? हाँ, फास्ट फैशन ब्रांड। उनकी पूरी सफलता ही तेज और सटीक फोरकास्टिंग पर टिकी है। वे हफ्तों के अंदर फैशन ट्रेंड्स का अनुमान लगाकर स्टोर्स में नए डिजाइन पहुंचा देते हैं। उनका सिस्टम उन्हें बताता है कि पेरिस में आज क्या चल रहा है और अगले 2 हफ्तों में दिल्ली के स्टोर्स में उसकी मांग कैसी होगी। ये फोरकास्टिंग का एक मास्टर क्लास है। और इसके उलट वहीं दूसरी तरफ कई क्लासिक ब्रांड्स सालाना पूर्वानुमानों के चक्कर में पिछड़ गए, क्योंकि जब तक उनके कपड़े बाजार में आते तब तक फैशन ही बदल चुका होता। लेकिन क्या ये खतरनाक जाल नहीं है? मतलब अगर आपका पूर्वानुमान कहता है कि सस्टेनेबल या ग्रीन प्रोडक्ट्स का चलन है और आप उसमें लाखों का निवेश कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ग्राहक बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर खरीदते वही पुराना सस्ता सामान है, तब तो पूर्वानुमान ने आपको डुबो दिया। बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमें सीधे पूर्वानुमान की सीमाओं पे ले आता है। ये कोई सुपर पावर नहीं है। सही। इसका इस्तेमाल सावधानी से करना होता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, गलत पूर्वानुमान पर लिया गया एक बड़ा स्ट्रैटेजिक फैसला कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कि यह हमेशा धारणाओं पर आधारित होता है। 1 मिनट, धारणा से आपका क्या मतलब है? क्या आप एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए एक आइसक्रीम कंपनी ये मानकर चलती है कि गर्मी बढ़ेगी तो बिक्री भी बढ़ेगी। ठीक है, ये तो तर्कसंगत लगता है। हाँ, ये एक धारणा है जो पिछले डेटा पर आधारित है। लेकिन क्या हो अगर उस साल बेमौसम बारिश हो जाए, या फिर सरकार अचानक चीनी पर कोई नया टैक्स लगा दे जिससे आइसक्रीम महंगी हो जाए? तो धारणा गलत और पूरा पूर्वानुमान गलत। बिल्कुल, और यही हमारी दूसरी सीमा है, अनिश्चित भविष्य। कुछ चीजों का सटीक अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है। जैसे? इन्हें ब्लैक स्वान इवेंट्स कहते हैं। 2020 की शुरुआत में कोई भी बिजनेस एक वैश्विक महामारी का पूर्वानुमान नहीं कर सकता था। सही बात है। कोई भी एक बड़े युद्ध या अचानक आए आर्थिक संकट का अनुमान नहीं लगा सकता। ये घटनाएं सारे मॉडल्स और सारी धारणाओं को एक झटके में बेकार कर देती हैं। ये सब सुनकर मुझे एक सवाल आ रहा है। अगर फोरकास्टिंग इतनी जरूरी और साथ ही इतनी मुश्किल और खर्चीली है, तो छोटी दुकानें या स्टार्टअप्स कैसे काम चलाते हैं? उनके पास तो डेटा साइंटिस्ट की टीम नहीं होती। क्या वे बस अंधेरे में तीर चलाते हैं? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। देखिए, वे भी फोरकास्टिंग करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। अच्छा। एक छोटा कैफे मालिक शायद अपने दिमाग में एक अनौपचारिक मूविंग एवरेज चला रहा हो। उसे पता होता है कि सोमवार को भीड़ कम होती है और शनिवार को ज्यादा। बारिश में लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं। बिल्कुल, ये भी एक तरह का पूर्वानुमान है। बस यह औपचारिक मॉडल पर आधारित नहीं है, लेकिन हाँ, डेटा और संसाधनों की कमी उन्हें ज्यादा जोखिम में डालती है। और अगर डेटा हो भी तो जरूरी नहीं कि वो सही हो। मैंने कहीं पढ़ा था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपने बिल्कुल सही कहा। ये चौथी और बहुत महत्वपूर्ण सीमा है, डेटा की गुणवत्ता। अगर पूर्वानुमान के लिए इस्तेमाल किया गया डेटा ही अधूरा या गलत है, तो नतीजे भी गलत ही होंगे। मान लीजिए किसी कंपनी का पिछला बिक्री डेटा ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं किया गया है। कुछ सेल्स कैश में हुई जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, तो उस गलत डेटा के आधार पर बना भविष्य का अनुमान भी भरोसेमंद नहीं हो सकता। और एक और पहलू है मानवीय गलती का। आखिर ये सब करते तो इंसान ही है, या कम से कम सिस्टम तो इंसान ही बनाते हैं। हाँ,
और ये हमारी 5वीं सीमा है, मानवीय पूर्वाग्रह। मतलब ह्यूमन बायस। जी, पूर्वानुमान करने वाले व्यक्ति की अपनी निजी राय, उसका आशावादी या निराशावादी नजरिया या निर्णय लेने में हुई कोई छोटी सी गलती भी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। जैसे सेल्स का हेड शायद हमेशा बिक्री को बढ़ा चढ़ाकर बताएगा ताकि उसकी टीम प्रेरित रहे, और फाइनेंस का हेड शायद हमेशा कम करके बताएगा ताकि बजट नियंत्रण में रहे। ये मानवीय स्वभाव है। ठीक है, तो धारणाएं गलत हो सकती हैं, भविष्य अनिश्चित है, डेटा खराब हो सकता है और इंसान पक्षपाती हो सकते हैं। ये तो बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ हैं। फिर भी हम वापस वहीं आ जाते हैं। कंपनियां ये करती हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि एक ठीक ठाक गलत पूर्वानुमान कोई पूर्वानुमान न होने से बेहतर है? यही इसका सार है। एक ठीक ठाक गलत पूर्वानुमान आपको कम से कम सोचने का एक ढांचा तो देता है, यह आपको नियंत्रण का एक एहसास देता है, भले ही वो एहसास थोड़ा झूठा हो। नियंत्रण, ये थोड़ा अजीब लगता है। भविष्य का अंदाजा लगाकर हम आज को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? ये तो उल्टा लग रहा है। ऐसे कि पूर्वानुमान एक बेंचमार्क या एक लक्ष्य बन जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपकी कंपनी ने अनुमान लगाया था कि इस महीने 10,000 यूनिट्स बिकेंगी, लेकिन 15 दिन बाद आपने सिर्फ 3,000 ही बेची हैं। तो हम लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। अब आप इंतजार नहीं करेंगे, आप तुरंत एक्शन लेंगे। क्या मार्केटिंग में कोई कमी थी? क्या हमारे प्रतियोगी ने कोई डिस्काउंट दे दिया है? अच्छा, आप असल प्रदर्शन की तुलना पूर्वानुमान से करके जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह भविष्य का एक अनुमान आपको वर्तमान को बेहतर ढंग से चलाने और नियंत्रित करने में मदद करता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? इसका मतलब यह है कि बिजनेस फोरकास्टिंग कोई भविष्य बताने वाला कोई जादुई गोला नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह अनिश्चित भविष्य में रास्ता दिखाने वाला एक कंपास है। कंपास? हाँ, कंपास आपको ये नहीं बताता कि रास्ते में तूफान आएगा या चट्टानें मिलेंगी, लेकिन वो आपको ये जरूर बताता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इसका लक्ष्य अनिश्चितता को पूरी तरह खत्म करना नहीं, क्योंकि वो असंभव है। इसका लक्ष्य उसे इतना कम करना है ताकि आप अंधेरे में तीर चलाने की जगह एक सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ सकें। ये अंधेरे में तीर चलाने और एक सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ने के बीच का फर्क है। ये एक शक्तिशाली विचार है। हाँ, और ये मैनेजर्स को सबसे बुरे दुश्मन, पता नहीं क्या करे वाली स्थिति से बचाता है। एक योजना भले ही वो अपूर्ण हो, कोई योजना ना होने से हमेशा बेहतर होती है। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि बिजनेस फोरकास्टिंग एक जरूरी लेकिन अपूर्ण उपकरण है। बिल्कुल। इसका असली मूल्य भविष्यवाणी की सटीकता में उतना नहीं है जितना कि ये पूरी कंपनी को एक साथ लाने, एक दिशा में सोचने और अनिश्चितता को प्रबंधित करने में है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज की दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और मशीन लर्निंग से भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है, और जहां हम पहले से कहीं ज्यादा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या पूर्वानुमान की ये सीमाएं बदल रही हैं, या क्या ये नए उपकरण बस हमारे मानवीय पूर्वाग्रह को नए और शायद ज्यादा खतरनाक तरीकों से और बड़े पैमाने पर बढ़ा रहे हैं? मतलब क्या एआई हमें बेहतर भविष्यवक्ता बना रहा है या बस हमें अपने गलत होने पर ज्यादा आत्मविश्वास दे रहा है? सोचने वाली बात है।